जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 था, उसमें हम क्या है खंड 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे खंड नंबर 2 के बारे में, जिसमें चैप्टर 7 तक है। आज खंड 2 को हम कंप्लीट कर देंगे, जो कि आज डेट है 29 दिसंबर 2025 को। 1 तारीख तक मैं इसके सोल्ड क्वेश्चन पेपर और पूरे चैप्टर डिटेल में बता दूंगा। आप इसमें जाकर आराम से पढ़कर अपने एग्जाम में पास हो सकते हैं। बिल्कुल आसान बुक है, आराम से पढ़िए और पास होइए। आज हम बात करते हैं BEVA 181 पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि जल थल संसाधन है। इसका हम पार्ट 1 देखेंगे। बहुत ईजी है, आसान भाषा में इसको हम समझाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। इनको देख लेंगे, थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी उससे। तो इसमें पहले देखते हैं भूमि कटाव के कारण क्या हैं। बाढ़, भूकंप, खनन और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, सभी कारण क्या है, भूमि कटाव के कारण है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कितनी है, मतलब एक व्यक्ति के से कितनी जमीन आती है। तो इसमें ऑप्शन आएगा 50 हेक्टेयर। अगला है राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो राष्ट्रीय जल नीति 9 सितंबर 1987 को अपनाई गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के जो प्रीवियस ईयर है उसमें बहुत बार आ चुका है। भूपृष्ठ में कितने भाग पर जल का विस्तार है। तो मतलब भूभाग है, उस कितने भाग पर जल का विस्तार है। तो 3/4, 3/4 हिस्सा पर हमारे क्या है, जल का विस्तार है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल का 85% दोहन हो चुका है, उन्हें क्या कहते हैं। तो जिस क्या है भूमि क्षेत्र में जो उसके भूमिगत जल है उसका दोहन 85% से अधिक हो गया है, तो उसको बोलेंगे हम डार्क जोन। मतलब वो बहुत खतरे वाले क्षेत्र में आ चुका है, वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगला 6 नंबर देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये है उत्तरांचल में, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस वनों में अधिकतम स्थिति होती है। कौन से वन में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सघन वन में, जो मतलब घने वन है, उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जल चक्र का ऊर्जा स्रोत कौन है। जल चक्र को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, सूर्य। सूर्य की वजह से ही जल चक्र है, वरना जल का कोई चक्कर नहीं होता। ना बारिश होती, ना वाष्पोत्सर्जन होता, ना वाष्पन होता, ये कोई क्रिया नहीं होती। इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, सूर्य। वन कटाई का मुख्य कारण क्या है। वन कटाई का मुख्य रीजन क्या है। आग लगना, बांधों का निर्माण, झूम कृषि और सड़कों का निर्माण। तो क्या है, वन की कटाई के झूम कृषि। इसमें क्या करते हैं, लोग पेड़ काटते हैं, खेती करते हैं, वहाँ की उर्वरता कम हो जाती है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट जगह मूव ऑन कर जाते हैं और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वृक्ष काटते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, झूम कृषि। तो ये क्या है, वन कटाई का मुख्य कारण है। वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्पीय अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है, इसे क्या बोलते हैं, संघनन। ये हम क्या है, अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो सारे संघनन, वाष्पन, ये वर्षण है, इस सारी क्रिया आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो 10 का क्या उत्तर आएगा, संघनन। क्या है, जल वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है, तब उसे क्या बोलते हैं, संघनन। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। थ्योरी को देखने से पहले हम एक बार एक इमेज देख लेते हैं, जिससे हम जल चक्र को समझेंगे, जल चक्र क्या है और उसको डिटेल से समझेंगे। जल चक्र देखिए, तो इसमें क्या है, क्या दिया गया है हमें, भूजल है जिसके अंदर, धरती के अंदर जल है। पहाड़ दिए हैं, पहाड़ों से क्या है, नदियाँ आ रही हैं, और नीचे क्या है, झील है। और क्या, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, और महासागर जो समुद्र है वो दिखाए गए हैं। तो इसमें देखिएगा, जो महासागर है और झील है और नदियों से जो भाप बनकर पानी उड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से भाप उड़कर कहाँ जाती है, हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में जाकर क्या निर्माण करती है, बादलों का निर्माण होता है। और जो पौधे हैं, पौधे से जो पानी उसके पत्तों से जो उड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। वो क्या आ जाता है, वही सेम वायुमंडल में जाता है, और उसके कारण क्या है, बादलों का निर्माण होता है। जब क्या है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण जो पानी जाकर ऊपर बादलों के रूप में इकट्ठा होता है, उसे क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। और बादलों से जब वर्षा होती है और वो हमारी धरती पर आती है, क्या है, वाष्प से पानी के रूप तरल अवस्था में बदलती है, उसको बारिश होती है, वर्षा को क्या बोलते हैं, वर्षण। और बाद में वर्षण से क्या होता है, पहाड़ों से बर्फ पिघलती है, बारिश या डायरेक्ट बारिश होती है। तो जिससे जो भूजल, हमारा जल का प्रवाह होता है, उससे कुछ तो भूमि सोख लेती है और कुछ से क्या होता है, धरती पर जल का बहाव होता है, जिस कारण नदियों का निर्माण होता है। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं
हमारे चैप्टर के बारे में, जल व थल संस्थान के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो बाढ़ वगैरह है, जो जल चक्कर है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इसमें बोलते हैं जल चक्कर किसे कहते हैं। तो जल चक्कर क्या है? जल पर जल की लगातार रूप से गति होती रहती है और अनेक पेचीदा आपस में संबंधित चक्कर बनाता है। जल के चक्रण में वायुमंडल, सागर, पृथ्वी और तमाम जीव जगत शामिल है। जल का संचार बहुत तेज और वैश्विक स्तर का है, यद्यपि सुविधा के लिए इसे अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। जल चक्र की कौन सी श्रेणी है, उसे कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा है वो देखते हैं। वर्षण, जिसे बारिश बोलते हैं। वर्षण में वे सभी प्रकार शामिल है जिसमें वायुमंडलीय नमी, जिसमें जो वाष्पोत्सर्जन और जो ऊपर नमी है उसमें क्या है, वो पृथ्वी पर गिरती है। वो पृथ्वी पर किस रूप में गिरेगी? या तो हमारे डायरेक्ट जो बारिश होती है वो बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में। हिम, जिसे स्नोफॉल बोलते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा हाइट पर है वहाँ पर होती है। जहाँ आपने सुना होगा स्पीति वगैरह में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल के जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो पानी है वो ठंडी बूंदें हो जाती हैं और वो बिल्कुल छोटे छोटे कण में टूट कर क्या होती है, उसे स्नोफॉल बोलते हैं, जिसे हिम के रूप में आती है। फिर या जो धरातल है उस पर ओलावृष्टि हो, प्राकृतिक आपदा के रूप मान लो, ओलावृष्टि नुकसानदायक होती है। या फिर क्या है, डायरेक्ट ओस के रूप में गिरती हो, जैसे नॉर्दर्न जोन में है तो आपने सुना होगा जो एनआरसी है, जो दिल्ली का रीजन है, उसमें क्या है, जो धुंध आ रखी है वो क्या है, ओस के रूप में धरती पर गिरती है। तो ये क्या है, क्या बोलते हैं इसे, वर्षण बोलते हैं। जल के भाप के कारण वायुमंडल में जो नमी दाखिल होती है वह जमीन पर गिरने से पहले तरल तथा ठोस रूप में बदल जाती है, जिसे वर्षण बोलते हैं। अब जल चक्कर हम इसका चित्र देख चुके हैं, और जिसके द्वारा क्या है, जल वाष्प अवस्था में तरल अवस्था में बदल जाता है। और इसके कौन कौन से प्रकार हैं? वर्षण, वर्षण का हमने पढ़ लिया। वर्षण को इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वे सभी प्रकार शामिल है जो वायुमंडल में नमी पृथ्वी पर गिरती है, जिससे क्या होगी, वर्षा होगी, हिम, ओला और हिमी वर्षा और ओस हो गया। जल के वाष्पन के कारण वायुमंडल में जब नमी प्रवेश करती है वह जमीन पर गिरने से पहले या तो तरल अवस्था, जिसे बारिश बोलते हैं, या ठोस, हिम, ओलावृष्टि, हिमी वर्षा में बदल जाती है। जल वायुमंडल से सघनन, निक्षेपण और वर्षण द्वारा भूमि और सागरों से वापस आ जाती है। सघनन, जिसे अभी हमने पढ़ा था, लास्ट 10 ऑप्शन था हमारा, को ऐसी प्रक्रिया के रूप में बताया जाता है जिसके द्वारा जल वाष्प अवस्था से तरल अवस्थी ओस बिंदुकरण के रूप में बोला जाता है, इसे में बदल जाता है। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल सीधे वाष्प से ठोस अवस्था में बदल जाता है। वायुमंडल में जल की नन्ही बूंदें हैं, वायुमंडल में क्या होगा, जो ओस होगी वो नन्ही बूंदों और हिमकणों से जो सघनन होगा और निक्षेपण से बनते हैं बादल, इसे बादल बोलते हैं। क्या है, या तो जो नमी होती है, नमी के कारण जो छोटी छोटी बूंदें बन जाती है या हिमकण बन जाते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, बादलों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर जल की मुख्य मात्रा वर्षा से प्राप्त होती है। जो पृथ्वी पर जल है उसकी मुख्य मात्रा कहाँ से प्राप्त होती है? बारिश से, वर्षा से प्राप्त होती है। प्रकृति में जल चक्कर सूर्य की ऊर्जा द्वारा बनता है। सौर ऊर्जा जल का सागर और भूमि से वाष्पन होता है। जल वाष्प वायुमंडल में जमा होकर बादल बनाती है, जो पवन हवाओं से लंबी दूरियों तक ले जाए जाते हैं। वर्षा और पिघली बर्फ नदियों में जल की पुनः पूर्ति और जो इसे वापस समुद्र में ले जाती है। दूसरा क्या है, वाहित जल। कुछ वर्षा को मृदा द्वारा सोख लिया जाता है, क्यों, मिट्टी में चली जाती है, जिसके कारण क्या है, भूमि का जल स्तर ऊपर उठ जाता है। और जो बाकी अतिरिक्त जल होता है वो क्या है, भूमि के स्तर पर बहते क्षेत्र में प्राकृतिक ढाल से होकर गुजरता है। वाहित जल जो बहता हुआ जल है, झीलों और नदियों के लिए जल का मुख्य स्रोत बनता है, जो लास्ट में क्या है, हमारे सागर में चला जाता है। हमारे जो डेल्टा है, डेल्टा में जाकर डेल्टा का निर्माण करता है और नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। बरसाती मौसम में बहुत ज़्यादा वाहित जल देश में अनेक भागों में बाढ़ लाता है। कई बार क्या होता है, जो हमारे ग्राउंड है, जैसे ग्राउंड इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो गई, साथ में नदियों का पानी आ गया, तो वो क्या है, बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। अब जानते हैं सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में तरल अवस्था में जाए बिना ही बदल दिया जाता है। मतलब क्या है, ठोस जल, बर्फ क्या है, सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जब तापमान हिमांक से काफ़ी नीचे रहता है तो ऐसे कालों में बर्फ की परतों का क्रमिक रूप से लुप्त हो जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। अगला है वाष्पन किसे बोलते हैं, इवेपोरेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
तरल जल आसपास के तापमान पर वाष्प में बदल दिया जाता है। महासागर की सतह से वाष्पन वायुमंडलीय जल वाष्प का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जो महासागर की सतह है, समुद्र की सतह है, वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पानी गर्म होता है और वह भाप के रूप में ऊपर उठता है और वायुमंडल में जाकर जल वाष्प में मिल जाता है। तो जो जल वाष्प है उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन हो गया? महासागर। वाष्पोत्सर्जन, इसका अर्थ है पत्तों में पानी का वाष्प में बदलना। ये वाष्प बादल में बदल जाते हैं फिर आगे जाकर। अगला है कॉन्सेप्ट सतही तथा भूमिगत जल का उपयोग और अतिदोहन के लिए जिम्मेदार कारक के बारे में जानेंगे। तो क्या है, जो भूमिगत जल है उसका उपयोग कैसे होता है, कौन करता है, और उसका ज़्यादा दोहन है उसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो धरती पर उपयोग योग्य जितना भी जल मौजूद है ना, उसका अतिदोहन आज के दिन हो रहा है, ये सब जानते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर है वो रोज प्रतिवर्ष 1 से 3 मीटर नीचे जा रहा है। इस कारण विश्व में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। इसके जिम्मेदार कारक कौन है? बढ़ती हुई जनसंख्या, जिससे क्या है, जल की डिमांड बढ़ती है पीने के लिए, नहाने के लिए और अदर यूज के लिए। अब इसमें क्या हुआ है, धीरे धीरे जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है, हम भारत की जनसंख्या लगा लो, आज़ादी के बाद आज के दिन हमारे 145 करोड़ अप्रोक्स पहुंच चुकी है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है, तो सोच के देखिए आगे आने वाले टाइम में कितनी और बढ़ेगी। अभी से जल की किल्लत है, कई शहरों को डार्क जोन में डाल दिया गया है, चेन्नई, बेंगलोर जैसे महानगरों को। तो इसकी स्थिति आगे जाकर और वर्स्ट होने वाली है। तो जो जनसंख्या की वजह से क्या क्या कमियाँ आ रही हैं वो देखते हैं। जो विश्व में है आज के दिन, ये बुक थी लिखी गई उस टाइम की बता रहा है, आज तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 6 अरब से अधिक जनसंख्या उपयोग योग्य जल को आधे से अधिक 54% भाग उपयोग कर रही है जो जल का अभी आज के दिन। प्रतिवर्ष क्या है, 8 करोड़ लोग नए ऐड हो रहे हैं जो पानी का और उपयोग करेंगे, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो मतलब इसके कारण क्या है, प्रतिवर्ष 64 घन किलोमीटर जल की डिमांड प्रतिवर्ष बढ़ रही है। और विशेषज्ञ क्या बोलते हैं कि 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी थी, 5117, जो 2001 में कितनी हो गई, 1869। और आगे जाके अगले 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या क्या होगी, 3 गुना बढ़ गई थी। इसका वजह से क्या है, इसकी डिमांड भी बढ़ गई थी। और आज के दिन 2025 में इसकी उपलब्धता कितनी है, 1500 आ गई, 1800 से कितनी आ गई, 1500। और ऐसे ही अगर हम बढ़ते रहे तो 2050 में 1000 घन मीटर प्रति वर्ष यह रह जाएगी, जो कि एक सोचने वाला विषय है जो बहुत ही भयानक है। तिरव नगरीकरण, मतलब शहरों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण पानी की कमी आ रही है। 2030 तक विश्व के जो नगर हैं उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, जो गांव की जनसंख्या है उससे डबल हो जाएंगे। मतलब एक लिमिटेड भूभाग में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, और उनके लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग विषय है, क्योंकि भूमिगत जल का उपयोग होगा और इतनी ज़्यादा पैमाने पर होगा कि भूमिगत जल में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो नगरों के छोटे से भूभाग में जनसंख्या का इतना अत्यधिक जमाव जल संकट का मुख्य कारण बना है। आगे देखते हैं, 1978 में भारत के नगरों में मात्र कितने लोग रहते थे, 98.7 घन मीटर पानी का प्रतिदिन खर्च होता था। और जो 2001 में कितना हो गया, 391 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिदिन इसका पानी का खर्च हो रहा है। आगे देखते हैं कृषि पद्धति एवं सिंचाई। तो क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। पहले क्या है, पुराने टाइम में पानी ज़्यादा था, लोग कम थे, पानी की कोई किल्लत नहीं थी, जो कृषि पद्धति थी वो पुरानी यूज हो रही है। परंतु क्या है, टाइम के साथ क्या है ना, सरकार ने ध्यान दिया और लोगों की गलती क्या है, क्योंकि कृषि एक फायदे का सौदा नहीं है, लगातार दिन पर घाटा बढ़ता जा रहा है। इस कारण क्या है, उन्होंने तो मॉडर्नाइजेशन होगा क्या, खर्चा कहाँ से लगाएंगे जब कमाई नहीं है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, कृषि पद्धति है उसमें सुधार आना चाहिए, सिंचाई के माध्यम है उसको बदलना चाहिए, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसको इसमें ज़्यादा काम करना चाहिए। जो विश्व की कुल जल की खपत है वो, उसमें कृषि का योगदान कितना है, 70 से 80% योगदान तो केवल कृषि का ही है। जो इसका रीजन भी है, अगर ये नहीं होगा तो लोग खाना कैसे खाएंगे। तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए भोजन की बढ़ती मांग को भी कृषि कम कर रही है, और इसकी जो सिंचाई है उसके लिए जल का उपयोग हो रहा है, सीधी सी बात है। तो जो बड़े और समृद्ध किसान है वो क्या करते हैं, पानी की किल्लत आने लगी, उन्होंने क्या कुएं खोद लिए या फिर और कोई व्यवस्था कर ली, मतलब कुएं खोद लिए, बोर कर लिया, तो उसके कारण क्या पानी का यूज कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं। परंतु जो कमजोर किसान है जिसके पास कम भूमि है वो क्या है, वो अभी भी सूखे की मार झेल रहा है, उसके पास पूर्ण पानी की
पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए क्या है, अति सिंचाई और आधुनिक सिंचाई परियोजना इसकी एक देन है। दुनिया में क्या है, 10% सिंचाई क्षेत्र अति सिंचाई का शिकार है। अति सिंचाई से न केवल भूमि जलक्रांत हो जाता है बल्कि उसमें खारेपन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जैसे पानी का अत्यधिक दोहन करोगे जल भूमि का, जो भूमिगत जल है उसका, तो वो क्या टाइम के साथ खारा हो जाएगा, मीठा पानी खत्म हो जाएगा। और ना किसानों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई है कि जो फसलें हैं या तो कम पानी वाली यूज़ करो, या क्या है सिंचाई पद्धति का यूज़ करो अच्छी, और या फिर ऐसी फसलें उगाई जा रही है जैसे गन्ने की, धान की होगी, जिसमें अत्यधिक पानी का इस्तेमाल होता है, इसलिए पानी की दिन पर कमी आती जा रही है। उद्योग में जल की खपत, जो उद्योग हैं वो भी क्या है, दिखते तो नहीं है पर क्या है अत्यधिक जल का दोहन कर रहे हैं। आज के दिन क्या है, विश्व में 1/4 जल है ना, 4 भाग है, 4 भाग में से 1 भाग तो केवल उद्योग ही यूज कर रहे हैं, परंतु इसका किसी को पता ही नहीं, कोई सोच ही नहीं पा रहा। लोग सोचते हैं कि लोग पीने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए यूज कर रहे हैं और किसान खेती के लिए कर रहे हैं, परंतु एक उद्योग ऐसा है जो 1/4 क्या है अपना जल यूज करता है। आज क्या है 25 वर्षों बाद देखेंगे तो 2030 में यह दुगनी हो जाएगी इसकी लागत। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। अभी लेटेस्ट एक मुद्दा आपने सुना होगा, हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री है। हनुमानगढ़ में ऑलरेडी क्या है पानी का क्राइसिस है, जल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, इसलिए क्या है वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एथेनॉल फैक्ट्री को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10 लीटर पानी खराब होगा। और अगर इतने लार्ज अमाउंट में वो कंपनी बोल रही है, वो फैक्ट्री बोल रही है कि हम एक दिन में 60,000 लीटर पानी यूज़ करेंगे, तो सोच के देख लो वहाँ के किसानों की हालत क्या होगी। वो रोज़ नए बोर कहाँ से करेंगे, रोज़ नए कुएँ कहाँ से बनाएंगे, अपनी फसलों के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। इसलिए वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार भी इसके साथ ही है। सरकार ने किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया जो वहाँ उनको संतुष्टि मिले, इसलिए लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। और वो आज नहीं 2 साल से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, पर उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही। चलो खैर दूसरी बात है, आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जो राजस्थान के भीलवाड़ा नगर है, इसमें क्या है एक वस्त्र निर्माता कंपनी है, उसके पास क्या है वो इतने अत्यधिक जल का उपयोग करते हैं कि मतलब जो दोहन है वो दिन पर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री का साइज भी बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार और है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गई, कपड़े की हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, जो रासायनिक है, जो केमिकल फैक्ट्री है वो हो गई, जो कागज निर्माण है, उसमें क्या है उसके कारण क्या है जल की अत्यधिक भारी खपत होती है और जो भूमिगत जल है उसमें कमी आती है। इसी प्रकार एक कार बनाने वाली फैक्ट्री का उदाहरण ले लो। जैसे एक कार बनाने में लगभग क्या है 4 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, पर आज तक किसी ने सोचा नहीं कि कार बनाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार 1 टन कागज का निर्माण करने में 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार कंप्यूटर निर्माण में भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो मतलब कुल मिलाकर क्या बात कही जा रही है कि उद्योगों में पानी की लागत बहुत अधिक। भूजल का अत्यधिक दोहन, जो हमारे भूजल है उसका क्या है अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसका अत्यधिक दोहन का रीजन भी हमने बहुत सारे जो पिछले रीजन है यूज़ किया है। उद्योग हो गया, कृषि हो गई, जो लोग हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो मतलब इसके बहुत सारे अत्यधिक इसका दोहन हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे क्या है डीजल और बिजली के पंप सेट, जो भारत में क्या है बोरवेल करते हैं, उसके क्या है बिजली का और जो पाइप है उसके क्या जो पंप सेट हुए हैं ना, भारत में जब आज़ादी हुई थी 1950 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या 1950 में केवल 87,000 सेट थे, जो आज के दिन 30 लाख से ऊपर उसकी लागत पहुंच गई है। तो भारत में उत्पादित कुल बिजली का 20% हिस्सा केवल भूभाग से पानी खींचने के लिए लगाया जा रहा है। जो बिजली आज के दिन उत्पन्न करते हैं हम, उसका 20% तो केवल भूभाग से पानी निकालने के लिए यूज होता है। जो पानी के जल भरित और जल्दी रिचार्ज नहीं होते, मतलब क्या भूमि का जल इतना जल्दी नहीं है कि भाई हाँ जैसे बिजली बन गई एकदम इंस्टेंट बन गई, उसके लिए टाइम लगता है। थोड़ा पानी का जल स्तर बढ़ने में टाइम लगता है। एक मौसम हुआ उसमें बारिश आई तो उसके कारण क्या है उसमें टाइम लगा, अत्यधिक बारिश हुई तो भूजल का स्तर बढ़ गया, परंतु ये नहीं है ना कि 1 दिन में बढ़ गया, 5 दिन में बढ़ गया, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने देश के 231 ब्लॉकों को अत्यधिक दोहन वाले वर्ग में रख दिया है। 107 ब्लॉक ऐसे पहचाने गए हैं जब भूजल का 85% समाप्त हो चुका है। 85% तो वो यूज कर चुके हैं अपने भूभाग का। उसको क्या बोला गया है, उस जोन को डार्क जोन बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला तो ये देख लीजिएगा।
अगला है जीवन शैली और दृष्टिकोण, जो लाइफ स्टाइल है हमारी उसके दृष्टिकोण। तो क्या है, जो नगरीय जीवन है उसमें क्या है, मॉडर्नाइजेशन ने ऐसा बना दिया कि उसके कारण क्या है, जो जीवन शैली ऐसी बन गई है जिसके कारण पानी का अत्यधिक दोहन होना ही होना है। कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं, फ्रेश हुए, लेटरिन गए, उसमें क्या है फ्लश कर रहे हैं, तो एक साथ 5 लीटर पानी का फ्लश कर दिया। पेशाब करने गए, वही सेम फ्लश कर रहे हैं, 5 लीटर फ्लश। किसी को पता नहीं लग रहा, किसी को आइडिया नहीं है, परंतु उसका दोहन कितना अत्यधिक ज़्यादा हो गया। और शहरों में क्या है, किसी चीज़ के लिए हैंड वॉश करना है, बार बार 50 बार 100 बार हैंड वॉश कर रहे हैं, पर साथ में क्या है, पानी आया, पानी भर के छोड़ दिया। अब देख रहे हैं, रात को पानी भरा, सुबह ताज़ा जल लेगा, यूज़ करेंगे। तो जो दिन में पानी भरा उसका क्या है, जो सुबह नया ताज़ा पानी आया उस शाम वाले पानी को गली में बिखेर दिया, नाली में बहा दिया। तो इस प्रकार क्या है, जो जीवन शैली है उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। जो एक दिन में लागत है वो 1000 लाख जो आदमी यूज़ करते हैं, वो प्रतिवर्ष पानी इतना खराब हो रहा है आज के दिन पूरे विश्व में, सॉरी इस देश में, भारत की बात हो रही है। 1 लाख आदमी जितना पानी यूज़ करते हैं प्रतिदिन, उतना तो हम खराब कर रहे हैं। जो जलीय प्रदूषण है, प्रदूषण का क्या कारण है, जितने उद्योग हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उद्योग क्या करते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं, जहाँ पर नदियाँ होती हैं, महासागर हो गए उसके नज़दीक, ताकि उनके पास पानी का सोर्स रहे, क्योंकि उद्योग चलाने के लिए पानी की सबसे अच्छी जरूरत पड़ती है। और वो भी नॉर्मल पानी यूज़ नहीं करते, मीठा पानी यूज़ करते हैं। और जो उनके कारण अपशिष्ट उनके निकलते हैं वो कहाँ पर मिलाते हैं, ये नहीं कि उनका कोई प्रॉपर इलाज किया जाए, प्रॉपर उसका कोई समाधान नहीं, वो क्या नदियों में बहा देते हैं। इसके कारण आज के दिन क्या है, हमारी नदियों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि उसके कारण गंदी नाला लग रहा है। गंगा, जिसे हम क्या गंगा नदी बोलते हैं, गंगा माँ बोलते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसकी इतनी खराब कंडीशन हो चुकी है कि उसके जल को आप हाथ भी नहीं धो सकते उसके जल से। यमुना, दिल्ली सरकार बोलती है कि हमने यमुना को ऐसे साफ कर देंगे, जिसमें हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है, लोग खा गए, घोटाला कर दिया, परंतु उसकी स्थिति क्या हो गई है, एक गंदी नाली से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। उसमें जाग ही जाग हो गए हैं, इतना गंदी हालत है जिससे आप उसमें जाकर स्मेल नहीं कर सकते, वहाँ पर देख नहीं सकते। इसलिए क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है, जलीय प्रदूषण। अगला है खनन कार्यों में बढ़ता जल उपयोग। जो खनन होते हैं, जैसे कोयले की खान हो गई और कोई है, तो उसमें क्या है, पानी का यूज़ हो रहा है। पानी का भी नॉर्मल नहीं, जो क्या है नमकीन पानी का यूज़ होता है, मीथेन गैस निकलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, मीथेन निकालने के लिए प्रतिदिन हर रोज 60,000 लवणीय पानी, खारा पानी, जो क्या है धरती से ही तो निकाला जाता है, परंतु छोड़ा कहाँ जाता है उस गैस को कंट्रोल करने के भूभाग पर, जो पर सतह पर। तो सतह पर क्या होता है, वो और चीज़ों को खराब करती है, और जो भू लेवल का जो अंदर का मीठा पानी है उसको भी नुकसान पहुँचाती है और उसको प्रदूषित करती है। इतनी भयानक स्थिति है कि 1 बैरल तेल निकालने के लिए 10 बैरल पानी का खर्च करना पड़ता है। जो हम तेल निकालते हैं वो 1 बैरल तेल निकालोगे तो 10 बैरल पानी ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये तो बहुत गलत बात है। या तो कोई इसका एक वैज्ञानिक तरीका, सही सॉल्यूशन निकाला जाए, और इसके निकालने के बाद भी क्या, इसके अपशिष्ट को क्या है उसी पानी में मिला दिया जाता है, जो आज के दिन इतनी खराब कंडीशन पैदा कर रखी है। अगला देखते हैं सूखे की परिभाषा, उसके प्रकार, सूखे के क्या प्रकार हैं, उसके कारण क्या हैं सूखे के, और उस पर प्रभाव क्या पड़े हैं, और उसमें क्या हम उपाय कर सकते हैं। सूखा किसे बोलते हैं, जब किसी स्थान पर 75% से कम और वर्षा होती है, वह स्थिति सूखाग्रस्त कहलाती है। यदि पेड़ और घरेलू उपयोग सिंचाई के लिए आवश्यकता अनुसार पानी न मिलने पर क्या बोलते हैं, सूख जाए, तो उसे सूखा बोलते हैं। जब कहा है मानसून आई, तो उसका मानते हैं हम 100% बारिश हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, परंतु क्या है 75% बारिश हो ही ना, मतलब क्या है 25% से कम बारिश हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। अब जानते हैं सूखे के प्रकार क्या हैं। शुष्क मौसम, तो मौसम विभाग के अनुसार क्या है, शुष्क मौसम क्या है, सूखा है। सामान्य से कम वर्षा होने की स्थिति पैदा होना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या बोलता है, यह दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से औसत वार्षिक वर्षा 75% से कम हो तो सूखा होने की दशा, 50% से कम हो तो कम भीषण सूखा पड़ता है। जब जल विज्ञान है उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, यह सूखा धरातलीय जल के स्रोतों के सूखने की स्थिति में होता है। जब क्या है धरातलीय जल है वो सूख जाए तो को क्या बोलते हैं, जल विज्ञान संबंधित डिपार्टमेंट है वो बता रहा है, सूखा बोलते हैं। नदियों, झीलों, तालाबों आदि धरातलीय स्रोतों के सूखने को धरातलीय जल सूखा बोलते हैं। जो भौमिक जल विभाग है वो क्या बोलता है, भौमिक जल संबंधी सूखा है, उसे उसके बारे में क्या डेफिनेशन है, जब धरातलीय जल स्रोतों के सूखने के साथ साथ भूमिगत जल का स्तर भी गिर जाए तो भौमिक जल सूखा कहते हैं उसे। कृषि और मृदा जल संबंधी सूखा किसे बोलते हैं,
मिट्टी में नमी के कारण जो सूखा कृषि आपदा मृदा जल आर्द्रता का सूखा कहलाता है। सॉरी, जब मिट्टी में नमी की कमी आ जाती है ना, तो उसको सूखे को क्या बोलते हैं? सूखा कृषि आपदा मृदा जल का सूखा बोलते हैं। अगला जानते हैं कारण क्या है इसके सूखे के। जो मानवीय घटक के साथ साथ क्या है, और भी कई उत्तरदायी कारण हैं जिसे हम देखेंगे। वार्षिक वर्षा जल की परिवर्तनीयता, मतलब क्या है? वार्षिक वर्षा कम हो उसको क्या बोलते हैं? जो नेचुरल कारण है उसके कारण हुई हो तो उसके कारण भी सूखा आ सकता है। तो सूखे का अकेला परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मानसून की जो वर्षा होती है ना वो कम हो जाए तो उसको सूखा बोलते हैं। इसका एक फार्मूला है जिसे बोलते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं, विचरण गुणांक, जिसे सीवी बोलते हैं। और अगला क्या है? स्टैंडर्ड जो डेविएशन हुई है वो इंटू में 100 बाई मध्यमान जो मीन निकला है उससे डिवाइड करेंगे तो ये सूखे का परसेंटेज निकल जाएगा, कितना सूखा हुआ है। जो वर्षा की परिवर्तनीयता हुई है, कम ज़्यादा हुई है, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसके कारण क्या? सूखा पड़ता है, कृषि कम होती है, जन धन का नुकसान होता है और पशुओं को भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि चारा कम हो जाता है। न्यून वर्षा, लो रेनफॉल, कम बारिश का होना। भारत के 12% भूभाग में औसत वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब भारत में 12% भूभाग ऐसा है जिसमें 60 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ऐसे क्षेत्र में स्थायी सूखा डिसाइड पहले ही कर रखा है। एक अनुमान है कि भारत के 1/3 इसी कारण सूखाग्रस्त रहती है। 1/3 जो इलाका है वो ऑलरेडी सूखा ही रहता है। पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ जाता है, जीव जंतुओं की संख्या कम हो जाएगी और सारे ऊपर नीचे डेविएशन हो जाएंगे। उसके कारण क्या है? पारिस्थितिक असंतुलन बन जाएगा। सिंचाई साधनों में कमी आ जाएगी, बारिश कम होगी, भूभाग जो जल है उसकी जरूरत पड़ेगी, नदियों में बहाव कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है? सिंचाई साधनों में कमी आ जाएगी। मानसून पवनों का कमज़ोर पड़ जाती हैं। जैसे मानसून पवनें हैं जब कमज़ोर पड़ जाएंगी तो मानसून प्रॉपर नहीं आएगी, प्रॉपर बारिश नहीं होगी, तो इसमें सूखे की स्थिति बन जाएगी। तो एक जो सबसे बड़ा सूखा देखने को मिला था 1987 में हमें, तो मतलब 1 माह लेट मानसून आई थी। उसके कारण क्या है? कई भूभागों में सामान्य से भी बहुत ज़्यादा कम बारिश हुई और उसके कारण क्या है? सूखा पड़ गया। उसके बहुत भयंकर परिणाम हमें देखने को मिले थे। जो मौसमी वर्षा है, सीजनल रेनफॉल है, वो क्या है? प्रॉपर पूरे भारत में समान वितरित नहीं है। कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है। कई बार क्या है? जो शीत ऋतु होती है सर्दियों में भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, अगर वो ना हो तो शुष्क मौसम बन जाता है। लंबी शुष्क ऋतु और उच्च तापमान, क्या है? कई बार क्या है? शुष्क ऋतु निकल जाए, बारिश ना हो, और उच्च तापमान के कारण क्या है? धरती की जो नमी है वो भी वाष्पीकृत हो जाए, तो इसका भी एक नुकसान है। जो भूगर्भीय जल का अति उपयोग, तो अगर सूखा पड़ेगा तो नीचे का जल का दोहन अत्यधिक होगा, तो क्या है? जो भू जल है उसका अत्यधिक दोहन होगा। सूखे के प्रभाव क्या पड़ेंगे? कृषि उत्पादन में कमी आएगी, मजदूरी और निवासी मजदूरी में कमी आ जाएगी, खेती विनाश हो जाएगी और पानी में कमी आ जाएगी, उद्योग भी कम उपयोग होंगे, तो मजदूरों और निवेशों में कमी आएगी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आ जाएगा, इसका नुकसान होगा क्योंकि कृषि अपना एक जो देश के खजाना है उसमें एक विशेष हिस्सा रखती है। खरीफ की फसल हो गई, खरीफ की फसल क्या जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में उसे लगाओगे, बारिश होगी नहीं तो लगेगी नहीं, तो इसके कारण क्या है? खरीफ की फसल पर वो प्रभाव डालेगी। चारे में कमी हो जाएगी, जो चारा है वो नहीं होगा, पशुओं को प्रॉपर चारा नहीं मिल पाएगा, दूध उत्पादन में कमी होगी। पीने के पानी में कमी हो जाएगी, मीठा जल नहीं मिलेगा, नदियों में प्रभाव कम हो जाएगा, बारिश नहीं होगा, जो रेन का वाटर स्टोर करते हैं वो नहीं होगा। इस कारण क्या है? पीने के पानी में कमी। सूखे से बचाव के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं, इसके देखेंगे कौन कौन से तरीकों से हम सूखे से बचाव कर सकते हैं। सिंचाई के सही इंतजाम करके, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करके, जो देश की बड़ी नदियां हैं उनको आपस में जोड़कर, जो नदियों का नेटवर्क सही करके, सूखे और आधे इलाकों में शुष्क खेती पद्धति अपनाकर, और जो क्या है? जो सिंचाई के तरीके हैं उनको अपनाकर, जो कम पानी का यूज़ करते हैं, जैसे फव्वारा सिंचाई, टपकन सिंचाई का इस्तेमाल करके। और ये बहुत सारे रीज़न है जिनसे क्या है? सूखे को हम इलाज कर सकते हैं, सूखे को कम प्रभावित कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई को रोककर सूखा प्रभावित इलाकों में, मतलब ऐसे तो बहुत सारे इलाज हैं। जैसे बारिश का जल है उसको इकट्ठा करके जल में ऐसे प्रबंधन करें कि जो जल है वो बारिश का जल सीधे हमारे भूमिगत टैंक में स्टोर हो जाए। तो छतों से जो जल के मकान के ज़मीनी टैंक में जमा किया जाए, इससे कुएं भी भर जाते हैं। इसी जल को
चेन्नई में लागू किया गया है, क्योंकि चेन्नई में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। बेंगलोर और चेन्नई में सूखे का अंदाज़ा रहने पर किसान कम जल जो उपयोग करती है फसलें, उनका उपयोग किया जाए। जल संसाधन के उपाय हैं, क्या क्या जल संसाधन के क्या क्या उपाय कर सकते हैं? छतों से बहते जल को इकट्ठा कर सकते हैं। कैचमेंट जल संग्रहण क्षेत्र से वाहित जल को एकत्रित कर सकते हैं। तालाबों जलाशयों में स्थानीय नदियों से बाढ़ और मौसमी जल को इकट्ठा कर सकते हैं। जल प्रबंधन के द्वारा जल का बचाव करना चाहिए। पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल देना, भूमिगत रिचार्ज बढ़ोतरी, बाढ़ के पानी का निकास, शहरी बाढ़ और गंदे पानी सीवरेज जो इनके है उपचार करके तटीय इलाकों में समुद्री जल को आने से कम करना। और जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में जो जल का बचाव है कि बांस से सिंचाई करना। बांस में क्या करेंगे, जैसे एक बांस होगा, इसमें पानी का प्रवाहित करेंगे, इसमें छोटे छोटे छिद्र कर देंगे जो पेड़ों की जड़ों में जाएंगे, जिसे क्या है टपकन सिंचाई का ये एक रूप बोलते हैं। इससे ये प्रभावी है जो पानी की बचत करता है। और अगला देखते हैं, कुल किसे बोलते हैं? कुल जल की नहरें हैं। जल की नहरों को क्या बोलते हैं? कुल बोलते हैं। जो क्या है पहाड़ी इलाके हैं ना, उसमें ढाल है, ढालों में बनाई जाती है, उसे बोलते हैं कुल। ये नहरें क्या करती हैं? हिमाचल प्रदेश और जम्मू में है। हिमनदों से जो नदियाँ बनती है, छोटे छोटे जो पानी के स्रोत हैं, उससे गांव तक जल लेकर आती हैं। इनकी लंबाई क्या है? 10 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब एक लोकल एक इनोवेशन है कि वो मेन नदी से एक छोटे से पानी के रूप में ला सकते हैं, जिसे कुल बोलते हैं। वो अपनी भाषा में क्या करते हैं, 10 किलोमीटर तक की लंबी हो सकती है। यहाँ पर ज़मीन कैसी होती है? दलदली होती है। और कुल को क्या है, पत्थरों से अस्तरित कर दिया जाता है जिससे ये बंद ना हो। कुल का सबसे खास हिस्सा है इसका हिमनद का सिरा होता है, जिसको तैयार किया जाता है। इस भाग को गंदगी से मुक्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांव में कुल एक गोल टंकी में खुलता है, जिससे पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता है। राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन में क्या किया जा रहा है? आज के दिन एक भूमिगत जल टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख लीटर क्षमता है। ये क्या कर रहे हैं? जल को इकट्ठा करते हैं और सप्लाई करते हैं इसकी। राष्ट्रपति भवन को घेरे हुए छत के उत्तरी भाग से और छज्जों से वर्षा जल को यहाँ इस टैंक में लाया जाता है। हैदराबाद महानगर जलापूर्ति और सीवेज बोर्ड द्वारा जल संरक्षण के उपाय किए गए हैं कुछ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है HMWSSB, जो हमने ऊपर पढ़ा है, हैदराबाद महानगर जलापूर्ति एवं और सीवरेज बोर्ड। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इसने उपाय किए हैं। नीरू मीरू जल और आग कार्यक्रम चलाया इसने। जल संचयन में पुनर्भरण गड्ढों और लघु इलाज इकाइयों का निर्माण किया है। वृक्षारोपण किया है और बहुत सारे कार्य इसमें सम्मिलित किए हैं। जल पुनर्भरण और हरियाली को बेहतर बनाया है, जिससे भूस्तर का जल बढ़ेगा, जमीनी पकड़ बनेगी, मिट्टी का कटाव कम होगा। पूर्व जो सेवाकर्मी है को सुग्राही बनाकर जल सैनिक तैयार कर दिए हैं उन्होंने। इसने क्या है, विद्यार्थियों को भी अपने शामिल करने की कोशिश की और शामिल किया भी है बड़े रूप में, जिसमें क्या है कॉलेज और विद्यालय और जो महाविद्यालय हैं उनके छात्रों को शामिल किया गया है। और अन्य संसाधनों द्वारा भूजल स्तर सुधारने के लिए योगदान किया जा सके। इसमें क्या है, जो हमने बड़े प्रश्न देखे थे उसमें जो इंपॉर्टेंट था वो छाट लिए थे, अब हम छोटे हैं। तो इसमें जल संसाधन संरक्षण हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, जो कि है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इसमें नवीकरणीय वो स्रोत हैं जिसका बार बार उपयोग किया जा सके। जो संसाधन है हमारे पृथ्वी पर, जो ब्रह्मांड में हमारे साधन उपलब्ध हैं, उसका बार बार उपयोग करें, उसे नवीकरणीय बोलते हैं। जिसको जैसे खनिज पदार्थ हैं उसका एक बार यूज़ करने के बाद उसे दोबारा उपयोग ना कर सके, उसे नवीकरणीय बोलते हैं। तो जो हमारे संसाधन के 2 रूप होते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर कुछ संसाधन प्राकृतिक खूबी द्वारा समय समय पर बदलते रहते हैं, जिसे वनस्पति बोलते हैं। इन संसाधनों का नयापन होता रहता है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। इसमें उदाहरण में वन, चरागाह, वन्य जीव, जलीय जीवन में नए नए होने वाले संसाधन के उदाहरण है। जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका चक्र चलता रहता है। कुछ अन्य संसाधन जैसे खनिज हो गए, जीवाश्म हो गए, जिसका एक बार उपयोग होने पर वे सदा के लिए खत्म हो जाते हैं, जिसको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। खनिज निक्षेप बहुत सस्त साल से करोड़ों वर्षों में बनते हैं। जो खनिज है उसकी बनने की प्रक्रिया बहुत करोड़ों वर्षों की है। अगर इसको एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए बुद्धिमत्ता से इसका उपयोग करना होगा। एक बार निकाले गए खनिज का उपयोग हो जाने के बाद दोबारा उपयोग नहीं लाया जा सकता। जीवाश्म ईंधन जिसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इसका क्या है, एक बार दहन हो जाता है तो इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं।
जो बाढ़ व सूखा के कारण असर और उसके बचाव देखते हैं। बाढ़ आ गई तो बाढ़ के कारण और जो सूखा है उसके कारण क्या है, उसका असर क्या पड़ता है, उसके बचाव, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बाढ़ के कारण और सूखे के कारण जो उसके बचाव के तरीके हैं, अगर उस डाटा इंपॉर्टेंट होगा तो वो आपको बता देंगे। अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आएगी, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ एकदम पिघल गई, बाढ़ आएगी। वृक्षों की कटाई के कारण पानी का बहाव बढ़ जाता है, उसके कारण बाढ़ आएगी। जो समुद्री भाग है उसमें तूफानों और चक्रवातों के कारण बाढ़ आ जाती है। भूस्खलन हो गया, नदियों के रास्ते रुकावट पैदा हो गई, वहाँ के इलाके में बाढ़ आ जाएगी। नदियों के किनारों पर कब्जा कर लेंगे या कोई रेत डोली जाएगी, अवैध खनन होगा, उसके कारण क्या है, बाढ़ आ जाएगी। और इसका लेटेस्ट उदाहरण क्या है, मुंबई में मीठी नदी में के कारण जो बाढ़ आई हुआ है। बाढ़ के परिणाम क्या होंगे, बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए हमारे हर साल वेस्ट हो रहे हैं। इसमें क्या है, पशु की हानि हो रही है, पशु मर जा रहे हैं, और बहुत सारे नुकसान हैं, मानव की हानि हो रही है। अब पिछले डाटा रिकॉर्ड के हिसाब से प्रतिवर्ष 27.24 करोड़ रुपए हर वर्ष हमें हानि होती है। जो 1970 में बाढ़ आई थी उसमें बांग्लादेश में करीब 50 लोग मारे गए। 1840 में सिंधु नदी के मार्ग में जो भूकंप आया उसके कारण क्या है, उत्तर भारत में हजारों लोग मारे गए। 1999 अक्टूबर में जो चक्रवाती तूफान आया उसके कारण क्या है, उड़ीसा और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के कारण 10,000 लोग मारे गए, और पशुओं की गिनती नहीं है कितने मारे गए। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में बाढ़ के कारण हजारों लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसी साल 4 जुलाई 2006 को मुंबई में फिर बाढ़ आ गई, जिसके कारण हजारों लोग प्रभावित हो गए। और बाढ़ के कुछ अन्य परिणाम भी हैं। मनुष्य पशुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों का पलायन हो जाता है, घर संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, फसलों को नुकसान पहुंचता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को देश के अन्य भागों में कटना पड़ता है, अलग हो जाते हैं थोड़ा वो। शहरी क्षेत्रों में बिजली यातायात की व्यवस्था ठप हो जाती है, महामारी फैल जाती है, क्योंकि एक बार अगर बाढ़ आ गई उस क्षेत्र में क्या है, पशु मर जाते हैं बहुत सारे, उनकी डेड बॉडी है अगर वो है तो उसके कारण क्या है, महामारी बीमारी फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जमीन का कटाव हो जाता है, भूस्खलन में बढ़ोतरी हो जाती है, बांध टूटने का खतरा बन जाता है। बाढ़ नियंत्रण के तरीके क्या हैं, बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांध बना दो, नदियों के किनारे से कचरे वगैरह निकालो ताकि इसमें अवरोध उत्पन्न ना हो और आराम से पानी बह सके। पहाड़ी इलाकों में जो ढलान है वहाँ पर पेड़ लगा लिया जाए ताकि पानी की स्पीड कम हो सके। रेत की बोरियां लगा दी जाए। तटीय इलाकों में तूफान से रोकने वाली दीवार बना दी जाए। जमीन का कटाव रोकने वाली नई तकनीक तैयार कर सके। बाढ़ संकट प्रबंधन प्रणाली तैयार करे। सूखा है, सूखे में क्या है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जब किसी क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से वर्षा औसत से बहुत कम हो, इस स्थिति को सूखा कहते हैं। जो सिंचाई विभाग है उसके हिसाब से उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त माना जाता है जिनकी बारिश 10 सेंटीमीटर से कम हो, जहाँ खेती के 30% से भी कम हिस्से पर सिंचाई की सुविधाएं हो। सूखे के कारण मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, कुदरती कारण, इंसानी कारण। जो इंसानी कारण है वो क्या है, जंगलों की कटाई और जमीनी कटाव। जमीन और सतही जल का अत्यधिक उपयोग, दुनिया भर में बढ़ती गर्मी है, प्रदूषण है, जल का गलत प्रबंधन सूखे का कारण है। आर्थिक असर है, आर्थिक असर क्या है, पशु मर जाएंगे, खेती कम होगी, खाने के अनाज कम होगा, पशुओं के लिए चारा कम हो जाएगा, फसलें सूख जाएंगी। जो जंगली इलाके हैं, घास फूस है वो सूख जाएंगी, उनमें आग लगने लग जाएगी घर्षण के कारण। जो बिजली बनाने की शक्ति है, क्योंकि बांध वगैरह बनाएंगे तो उसमें पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे बनाएंगे, तो बिजली बनाने की शक्ति भी घट जाती है। पर्यावरणीय असर क्या पड़ता है, रेगिस्तान बन जाएगा तो रेगिस्तान के निर्माण ज़्यादा हो जाएगा, रेगिस्तान बढ़ जाएगा, जीव विविधता कम हो जाएगी, जीव मर जाएंगे। जो ज़मीनी जल है वो कम हो जाएगा, ज़मीन का कटाव बढ़ जाएगा, पानी पर जीवों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो सामाजिक असर है वो क्या पड़ता है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सूखा प्रबंधन है, सूखे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जल बचाव और संग्रहण कर सकते हैं, बनावटी झीलों का निर्माण कर सकते हैं, वनीकरण कर सकते हैं, बादलों में छिड़काव। ये आर्टिफिशियल रेन जिसे आजकल दिल्ली में करवाया गया था पर वो पॉसिबल नहीं हुई, ये एक आर्टिफिशियल रेन है, इसके द्वारा भी सूखे का प्रबंधन कर सकते हैं। जल संपर्क प्रबंधन, सूखे चारे का भंडारण कर सकते हैं। जो जीवन में जल के मूल्य हैं उनको साफ कीजिए, तो इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जलीय चक्र क्या होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और आगे देखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित जल संसाधनों की उपलब्धता कितनी है हमारे पास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है। विश्व में कुल जल का 146 करोड़ घन किलोमीटर है। कुल जल कितना है, 146 करोड़ घन। इसका क्या है, जो महासागर और धरती पर फैला है दोनों को मिलाकर 140 करोड़ घन किलोमीटर बनता है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर महासागर है, 3/4 भाग पर क्या है, महासागर है, 1/4 भाग क्या है, भूमि है। जो संपूर्ण पृथ्वी का 97.5% पानी है वो क्या है, खारा है।
और उसकी लवणता कितनी है 3.5% है। बाकी 2.5% जल मीठा है, लेस देन 3%, जो पहले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। इस 2.5% जल का 1.97% ध्रुवों और ऊंची चोटियों पर बर्फ के रूप में विद्यमान है। जो बर्फ है उसमें कितना है, एक हिम के रूप में 1.9%। 0.5% भूमिगत जल है, 0.02% नदियों झीलों में है, 0.01% मृदा जल के रूप में है, 0.001% वायुमंडलीय जो नमी है वायुमंडल में वो है। इस प्रकार क्या है, पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए साफ जल बहुत कम मात्रा में है, लेस देन 3%। तो आगे जाके देखते हैं वाष्प और वर्षा का संकट बताते हुए। जो वाष्प है और वर्षा का संकट है उसमें ये देख सकते हैं आप, ये जल कितना विद्यमान है, वाष्प में कितना है, जल में कितना है, समुद्र में कितना है। तो इसका डाटा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एक्वीफर किसे बोलते हैं, जो जल भृत है, इसकी डेफिनेशन क्या है, भूमिगत जल के भंडारण को एक्वीफर बोलते हैं। ये इसका बस इतना इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भूमिगत जल का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, क्या है, भूमिगत जल है उसको महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि बारिश में कमी आ गई, वर्षा कम हुई, भूमिगत जल का उपयोग कर सकते हैं। पीने के पानी में नदियों को दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर भूमिगत जल का उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, जो जमीन के नीचे है ना जो जल है वो हमें दिखता तो नहीं है, परंतु उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में है। जो आज के दिन नदियों में प्रेजेंट है, जो झीलों में प्रेजेंट है, उससे 66% 66 गुना अधिक पानी हमारे भूमि के अंदर है। और भूमिगत जल से क्या है, वनस्पति की वृद्धि होगी, खेती में वृद्धि होगी, सिंचाई के साधन है, मिट्टी में नमी आएगी। नदियों और झीलों में जल की कुछ आपूर्ति करता है। कुओं और झरनों के माध्यम से मनुष्य क्या करेगा, कृषि पशु उद्योगों के लिए जल प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में उत्पन्न राष्ट्रीय स्तर पर जल संकट के क्या उदाहरण है, भारत में भूगत जल की प्रति वर्ष 1 से 3 मीटर नीचे जा रहा है, जो भूमिगत जल स्तर है वो डाउन होता जा रहा है। देश की प्रमुख 12मासी नदियों का जल प्रवाह में कमी आ रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में क्या है, जो भूमिगत जल है उसमें समुद्री पानी की मिक्स हो रहा है, मिल रहा है। तमिलनाडु में 30 वर्षों में भूमिगत जल स्तर क्या है, 30 मीटर नीचे जा चुका है। पंजाब हरियाणा में क्या है, भूमिगत जल बहुत ज़्यादा अत्यधिक गिर गया है। हरियाणा के 12 जिले हैं, 12 जिलों में अलग अलग खंडों में डिवाइड किया गया है, उसमें क्या जल स्तर 7 से 15 मीटर नीचे चला गया है। केंद्रीय भू प्राधिकरण नवंबर 2003 में रेवाड़ी का जो खोल है, महेंद्रगढ़ का नांगल चौधरी है, और नारनौल जो महेंद्रगढ़ की एक महेंद्रगढ़ में नारनौल है, उसमें क्या है, कुरुक्षेत्र का शाहबाद है, पानीपत के समालखा तहसील में, और करनाल के करनाल खंड में क्या है, पानी बहुत अधिक दोहन हो चुका है और उसे सूचित किया जा चुका है। इसका क्या है, डायरेक्ट जोन में जा चुके हैं। दक्षिण हरियाणा के नांगल चौधरी जो कि महेंद्रगढ़ में है, तो उसके भूगत जल स्तर कहाँ था, 500 फीट गहरे तक पानी का लेवल चला गया, इतने लो लेवल तक पानी का उपयोग दोहन हो चुका है। जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे 50,000 से अधिक आबादी वाले 170 शहरों में गंदा मल नदी में डाल दिया जाता है। तो आज के दिन हमारी नदियों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि 170 शहर अपना मल मूत्र गंगा नदी में डाल रहे हैं, उनके पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, नदियों को गंदा किया जा रहा है। दिल्ली में जो यमुना है उसमें 17 प्रमुख नाले 17 नाले हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, ऑन डॉक्यूमेंट हैं। रोज 5 लाख किलोमीटर मलबा डालते हैं, इतनी गंदगी ज़्यादा फैला रहे हैं, फिर बोलते हैं कि यमुना हम साफ करेंगे। सब ढकोसले हैं, कोई सरकार इस पर काम नहीं करना चाहती, कोई देश की भलाई नहीं करना चाहते। सब राजनीतिज्ञ अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, सब अपना पेट भर रहे हैं, देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा। नदियाँ गंदी होती जा रही है, युवा बेरोजगार है, दिन प्रतिदिन स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर दुनिया को भड़का रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जो देश के लिए काम करेंगे तो देश हमारा बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ पावर है। आगे देखते हैं, पूरे देश की जो नदियाँ हैं लगभग सभी नदियों का यही हाल है, गंदगी से भरी पड़ी हैं। नदियों के प्रदूषण ने देश का जल संकट अत्यधिक डरावना बना दिया है। आगे देखते हैं हम, जो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है जो कि पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आज ही मैं डाल दूंगा, जो कि आज ही शाम को अपलोड हो जाएगा। और ये 10 इंपॉर्टेंट MCQ है जो आप पढ़ सकते हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे वो ये हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।